पर जब कोई परिंदा मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता है, जब कोई अपनी ज़िंदगी में मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमती है। और दोस्तों, ज़िंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। और तब जाकर ये कामयाबी कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है, बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और नए शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नासरीन, आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिसने अपनी ज़िंदगी के नौजवानी के दिनों में ही ये तय कर लिया कि वो एक कठिन रास्ते को चुनेंगे। एक ऐसा रास्ता जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन मुश्किलें आएंगी, हौसला आजमाएंगी, लेकिन वो अपनी मशक्क़त, मेहनत और हौसले पर अडिग रहेंगे और एक ऐसी मंजिल तक पहुंचेंगे जो उनको आज हौसलों की उड़ान में लेकर आई है। बहुत अदब और एहतराम के साथ आइए इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, कोई और नहीं, तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं नीरज बंसल। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हिंदुस्तान की आन बान शान और हौसलों की उड़ान में आज के मेहमान। बहुत शुक्रिया। बहुत खैर मकदम, शुक्रिया। वार्म वेलकम, स्वागतम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो शुरुआत मैंने जो कही कि नौजवानी के दिनों में ही ऐसा कुछ तय कर लेना कि मैं इस रास्ते पर चलूँगा, चाहे मंजिल हो कितनी भी कठोर, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। कुछ ऐसी ही दास्तान, ऐसी ही कहानी नीरज बंसल की, उनकी ही ज़ुबानी। तो आइए शुरुआत करते हैं हौसलों की उड़ान में आज जज्बात का, एहसासात का ये सिलसिला। नीरज जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हौसलों की उड़ान जो ये शो है, बहुत फेमस, बड़ा ही मारूफ शो, और बड़ी बड़ी शख्सियतें इस शो के अंदर तशरीफ़ लेकर आती हैं जो बड़े बड़े अचीवर्स हैं, और आप भी उस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं। इसलिए हम मुबारकबाद करते हैं आपको यहाँ आने के लिए और आपके ज़िंदगी के पूरे सफ़र के लिए। तो हमेशा ये बात होती है कि एक स्केच से व्यक्ति शुरुआत करता है, एक लम्हे से शुरुआत करता है और फिर पहुंच जाता है आसमान के ऊपर। जी। तो बात पूरे जर्नी की होगी, लेकिन नौजवानी के वो दिन, वो शुरुआत, क्या था जहन के अंदर नीरज के, कि क्या आप हासिल कर लेना चाहते हैं ज़िंदगी से और दुनिया से? देखिए सर, हम लोग एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ बिजनेस हमारे खून में था। और 7-8 साल की उम्र में एक सपना देखा। एक कुर्सी थी हमारे पास जो हम अमेरिका से लाए थे, और उस कुर्सी को बहुत लोग बहुत पसंद करते थे। हमारे पिताजी अपने घर में बहुत लोगों को दावत पे बुलाते थे, और लोग आते थे और हमको फ़ोन करके बोलते थे उस कुर्सी पे रिज़र्व का बोर्ड लगा दो, हम आएंगे तो उसी पे बैठेंगे। तो बचपन से ये देखा कि भाई एक ये ऐसी चीज़ है जो शायद लोगों को बहुत पसंद है, और आगे चल के इसका काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है। तो समझ लीजिए एक वो धंधे का दिमाग जो था वो वहाँ से जागृत हो गया, और उसको ले करके उस सपने को बढ़ाते चले गए, हम्म। बनाते चले गए, और आज जहाँ पे हैं वहाँ तक पहुँच गए। फर्नीचर की दुनिया में एक ऐसी उन्होंने इनोवेशन की, इस तरीके के फर्नीचर इंडस्ट्री को स्क्रैच किया, और वो फर्नीचर इंडस्ट्री इतना आगे की तरफ गई कि आज हिंदुस्तान की पहचान बन चुकी है। मोशन फर्नीचर के नाम से इसको जाना जाता है। और एक तरफ हम कई बार ये तो सुनते हैं कि मोशन पिक्चर्स होती हैं, लेकिन मोशन फर्नीचर, लेकिन कहीं ना कहीं एक नीरज जी की ज़िंदगी में इसका एक जुड़ाव है। अगर मोशन पिक्चर्स से और मोशन फर्नीचर की तरफ कहें कि इनकी जुगलबंदी क्या है, तो क्या रोशनी डालेंगे आप? देखिए हम लोग हिंदुस्तान में हम सबके ना जीन्स में एक फितरत है, और ये है कि जब हम आराम करते हैं तो हम पैर ऊपर करके बैठते हैं। और हमारा जो ये प्रोडक्ट है कॉल्ड रिक्लाइनर, हुँ, इसमें ऑटोमेटिकली जो सिस्टम बना हुआ है वो पैर ऊपर करने का सिस्टम है। कमर को थोड़ा पीछे ले जाता है रिलैक्स पोजीशन में, हुँ, और पैर ऊपर कर देता है, और इसकी इसी को मोशन बोलते हैं। तो एनी फर्नीचर जिसमें कोई फंक्शनैलिटी हो, कोई उसका अर्गोनॉमिक फीचर हो, उससे वो उसका नाम मोशन फर्नीचर पड़ जाता है। हुँ। से दूसरा है कि भाई इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है टीवी देखना, या पिक्चर देखना, सिनेमा हॉल में। या सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना। देखिए सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए तो ये हम लोगों ने शुरुआत करी थी हिंदुस्तान में 2004-05 में पहली बार, और वो हमारे कभी बिजनेस प्लान में था ही नहीं सिनेमा। हुँ, हुँ। और हमारा बिजनेस प्लान घर ही था, पर वो सिनेमा ने ऐसा पकड़ा उसको, और ऐसा वो फैला कि आज कोई सिनेमा तो हिंदुस्तान में नहीं खुलता है जी, जी, जी। जिसमें ये कुर्सी ना लगी हो। हुँ, हुँ।
कई बार आप भी जब गए होंगे सिनेमा देखने के लिए, तो जो वहाँ की चेयर्स होती हैं जिस तरीके से मूव करती हैं आगे पीछे की तरफ, और हालिया दौर के अंदर तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल चेयर्स देखने को मिलती हैं सिनेमा हॉल्स के अंदर। और ये सब कुछ जो ये ईजाद है वो नीरज बंसल जी की ईजाद है, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत कुछ इस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, माशरे को एक सुकून और सहूलियतें दी। लेकिन मुश्किलें किस कदर उनके साथ आईं, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाया, जो फिर से मैं आपको उसी तरफ लेके जाऊँगा। नौजवानी के वो दिन, आपने सोचा कि इस तरीके से मैं शुरू करूँगा, लेकिन सबसे पहली हर्डल क्या आई? और मैंने ये भी सुना कि आप इस बिज़नेस में आने से पहले कुछ तैयारी के बिज़नेस भी हुए। वो शायद इस तरह से नहीं थे कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है, लेकिन अक्सर आदमी आज़माता है अपनी किस्मत को भी, अपनी मेहनत और मशक्क़त को भी। देखिए, कोई भी बिजनेस करना एक एडवेंचर है, और इस एडवेंचर में रिस्क हमेशा जुड़ा रहेगा। सारी हालात जो हैं, पूरा समस्त आपका जो सिस्टम है ऑल अराउंड, वो हुँ, सब वेरिएबल है। कभी मौसम है, कभी लड़ाई है, कभी पैसा है, कभी हुँ, लेबर है, कभी बाढ़ है, कभी माल गीला हो जाता है, कभी ट्रक नहीं आता। तो ये सब चीज़ें तो पूरी ज़िंदगी चलेंगी, इनका कोई वो नहीं है। तो मुश्किलें हर धंधे में आएंगी, और उनके बिना आगे बढ़ना कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हम लोग को नया प्रोडक्ट था, हुँ, हर चीज़ नई थी। हम लोग को रॉ में बहुत तकलीफ़ें हुई। काफ़ी रॉ मटेरियल बाहर से आता है, काफ़ी रॉ मटेरियल इंडिया में मिलता है, पर पूरे समस्त परिवार को लेके, पूरा कारीगरों को लेके चलना, और सारी सहमति बना लेना, हुँ। मशीनरी अरेंज करना, स्किल अरेंज करना, ये सब काफ़ी चैलेंजिंग रहा। और इन सब से हमेशा जूझते रहिए, और इन सब से मेहनत करते रहिए, हुँ। और आगे बढ़ते रहिए। नीरज जी, वो पहला दिन जिस वक्त आपने शुरुआत की और ये तय किया कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा, बिजनेस शुरू करूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, क्या ये आपके जहन में था कि मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊंगा? क्योंकि पहली जनरेशन है आपकी, और अक्सर ये देखा गया है कि कुछ खानदान की रिवायतें होती हैं, लीगेसीज आती हैं, उसके तहत तो लोग बहुत कुछ हासिल कर जाते हैं, लेकिन अपना ही खोदना और अपना ही पेड़ लगा देना और उसके फल का फिर सेवन करना, ये कुछ कुछ विरले लोगों को ही नसीब होता है। देखिए, हमारे साइंस में ना एक ज़ीरो की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो जब धंधा शुरू किया था, तो पहले था चलो भाई 1 लाख रुपए महीना करना है। फिर वो आगे बढ़े तो हुआ नहीं भाई 10 लाख रुपए महीना करना है। फिर आगे बढ़े, बोले नहीं भाई एक ज़ीरो और लगाओ, 1 करोड़ जी, करना है। जी। तो ये ऐसे एक ज़ीरो ऐड करते जाते हैं। इसका सपना कभी ख़त्म होता नहीं है। और एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मैं यही कहूँगा कि भाई आपके अंदर ये पैशन जागृत रहना चाहिए, वो फायर, एक आग जलती रहनी चाहिए हुँ। कि आगे बढ़ते रहो। और एक एंटरप्राइज़ को बनाने के लिए, और अपनी पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए, इस एंटरप्राइज़ का आगे बढ़ने के लिए हुँ, ये आग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पता है कि शोले सीने में शोले दबाए, आंधी से आंखें लड़ाए, बन के क़यामत तूफ़ान जो आए, ज़ुल्म से तो टकराता है, लेकिन ज़िंदगी भी एक ज़ुल्म से कम नहीं, और जब उस ज़िंदगी के ज़ुल्म से आप टकराते हैं तो फिर किस्मत भी मेहरबान होती है, और फिर जब किस्मत मेहरबान होती है तो आप नीरज बंसल जैसे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। लेकिन इसी बात को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाऊंगा। एक ट्रेंड चल रहा है आज, बहुत भविष्यवाणियों का, मैनिफेस्टेशन का। लोग कहते हैं आप 100 करोड़ मैनिफेस्ट करिए, 500 करोड़ मैनिफेस्ट करिए, लेकिन सिर्फ क्या मैनिफेस्ट करने से चीज़ें हो जाएंगी? और मतलब किस्मत वर्सेस मेहनत मशक्क़त, इस पर मैं आपकी रोशनी चाह रहा हूँ। देखिए साहब, मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल साइंस है। मैं पूरी तरह इसमें विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपका जो अपना इंजन है, सोचने का इंजन, अगर आप उसके अंदर पॉजिटिव खाद, बोलूँगा मैं इसको, मैनिफेस्टेशन को, कि आप उसके अंदर पॉजिटिव खाद नहीं डालेंगे तो वो पॉजिटिव फल भी नहीं आएगा। तो अगर आपकी सोच, सबसे पहले हमें बिजनेस करने के लिए किसी को भी ये बोलूँगा कि सबसे पहले सोच बदलिए। हम्म, सोच बदलेंगे तो, हमारे कहावत में है कि नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारा बदलेगा। जी। तो सबसे पहले सोच में लाइए। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ को पाना चाहेंगे, हम्म, तो आपको सृष्टि उसमें मदद करेगी उस डायरेक्शन में जाने के लिए। कुदरत भी मेहरबान होती है जब आपके हौसलों में जान होती है। और एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। साथ ही जो आज के नए ज़माने के एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने पर एक आपका लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, और बीच में एक प्रोसेस होती है। कितना ज़रूरी है उस प्रोसेस पर यकीन करना कि हाँ, ये प्रोसेस है और मुझे इसको कवर अप हर हाल में करना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ा चलते हैं, उसके बाद बैक कर जाते हैं। मैं एक छोटा शेर सुनाऊंगा।
निकते बादे बाहरी से ना घबरा ए उकाब, हम्म। ये तो आती है तेरे को और ऊंचा उड़ाने के लिए। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप स्टॉर्म के जो हेडविंड्स हैं हाँ। वो हमेशा आएंगे, जी। पर आपको यही सोचना है कि इनको मेरे को ओवर पावर करना है, इनके ऊपर जाना है और हम्म। आगे बढ़ना है। हम्म। तो मुश्किलें तो आएंगी, हम्म। पर मुश्किलों को आपको हमेशा झेलना है और उसको अपने विजन को फोकस में रखना है। जी। और रात को घर आके फिर चार्जर जैसे फ़ोन में लगाते हैं अपने बॉडी में लगाइए, हम्म। रिचार्ज करिए, मैनिफेस्टेशन के ऊपर फिर फोकस करिए और सुबह उठ के फिर जी। दौड़ने लगिए। प्रोसेस पे यकीन करना बहुत ज़रूरी है कि ये मुझे रास्ता तय करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आज शुरू किया तो 2 साल के बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि चमत्कार होते हैं लेकिन हर किसी के साथ नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोसेस पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। देखिए साहब, धंधे को आगे बढ़ाने के लिए बिना प्रोसेस के तो आज की तारीख में कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। हुँ। हर चीज़ का प्रोसेस होना अनिवार्य है, हुँ। और प्रोसेस नहीं बनाएंगे, सेट नहीं करेंगे, तो कामयाबी पाना और मुश्किल हो सकता है। तो प्रोसेस तो बनाना ही पड़ेगा। इस पे यूँ कहा जाता है कि जैसे आपने शुरुआत की और फिर जल्दी से बैक कर गए। एक शायर ने बड़ा अच्छे रंगीन अंदाज में लिखा है कि जो ज़रा सी पीकर बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। जो ज़रा सी पीकर बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ आला ज़र्फ़ का काम है, तंग नज़र का गुज़र नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इसमें आपका प्रोग्राम का नाम है हौसलों की उड़ान, तो उसमें मैं कहूँगा कि देखिए, उड़ान के लिए पंख ही नहीं चाहिए होते, हुँ। इरादे भी बहुत चाहिए होते हैं, और हौसला बड़ा होगा हुँ। तभी उड़ान भर पाएंगे। डेफ़िनेटली, बिल्कुल। तो हौसले के बगैर नहीं होगा, और इसमें फेलियर आपको कई बार गिरेंगे, आप कई बार गिरेंगे, कई बार दिन में 4 बार गिरेंगे, पर आपको गिर के हर बार उठना है और फिर दौड़ना है। गिर कर हर बार उठना है और फिर फिर हर दौड़ना बार है। दौड़ना है। करेक्ट, ठीक उसके है। बगैर सक्सेस नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की तरफ नज़रिए करें, एक हिंदुस्तान का एक इकोनॉमिकल सिस्टम है। जी। आपने बहुत करीब से देखा होगा, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक प्रोसेस के तहत आप चलते हुए आ रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं हिंदुस्तान को? और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए अपने तजुर्बे को आप किस तरह से बयां करना चाहेंगे? और इसी तर्ज पर एक और ऐड ऑन करूंगा कि जिस वक्त आपने शुरुआत की थी, पहले दिन आप जब ऑफिस गए, आपने कोई स्टार्ट किया अपना बिजनेस, वो नीरज बंसल और आज की नीरज बंसल अगर ये वहां पर एंटर करें तो इनकी सोच क्या होगी? देखिए, हमने जब एंटर किया था इस बिज़नेस में, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क क्या था कि बाज़ार छोटा था, स्पेंडिंग पावर लोगों के पास कम थी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत छोटी थी। हम्म। आज इंडिया की इकोनॉमी 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। हम्म। हमारी पर कैपिटा इनकम 2,500 से 3,000 डॉलर छू चुकी है, हम्म। और इससे स्पेंडिंग पावर आती है। हम्म। दुनिया की इकोनॉमी में ये लिखा हुआ है कि जब 4,000 डॉलर की पर कैपिटा इनकम से हम बाहर आएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो हमारे पास स्पेंडिंग पावर बहुत वाइड स्पेक्ट्रम से बढ़ती है। राइट। तो अभी तो जो बेस्ट टाइम ऑफ इंडिया है वो आना है। तो जो बेस्ट शुरू हो गया है, हम्म। शुरुआत हो चुकी है, पर हम्म। मेरा मेरा विचार ये है कि हमारे पास शायद 2028, 29, 30 से हम्म। स्पेंडिंग पावर इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि अभी तो बहुत आगे जाना है। इंडिया की इकॉनमी में देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी मार्केट जो है वो हमारे 140 करोड़ लोग, और वो जो उसकी जो पॉपुलेशन की पावर है, हम्म। उस पॉपुलेशन की जो स्पेंडिंग पावर है, हम्म। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी सर्विसेज जी। चाहिए, और आगे भी चाहिएंगी। और हमारा प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि आदमी मेहनत करेगा, उसके बाद आराम ज़रूर करेगा। जी। तो आराम जहाँ करेगा वहाँ हमारा नाम शायद आएगा। अब मुख्तलिफ आपके प्रोडक्ट्स हैं, देखे भी गए और बड़े आरामदेह भी होते हैं। जी। हालांकि मुझे खुद उनको एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, और हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर भविष्य में ऐसा वक्त भी आए कि उस पर हम भी आराम फरमाएं। लेकिन जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का खुद का बाज़ार, उसके आसपास के बाज़ार, जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ भी आपका कोई एक्सपोर्ट का सिस्टम है? और अन्य किसी और कंट्रीज़ के अंदर किस आपने तरीके? बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने। हम लोग ने जब डे वन ये काम शुरू किया था, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अमेरिका से निकला हुआ प्रोडक्ट है, वहाँ की बहुत बड़ी बाज़ार है इसकी। तो हमने सपना यही बनाया था कि हम हिंदुस्तान में बनाएंगे और अमेरिका में बेचेंगे। और 2022 में हमने अपना पहला यूनिट लगाया एक्सपोर्ट का, गुजरात के पोरबंदर पे, मतलब नियर अ पोर्ट कॉल्ड मुंद्रा जी पोर्ट। जी जी। और वहाँ से अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास न्यूयॉर्क में, लंदन में और दुबई में ऑफिसेज हैं,
और डिस्प्ले सेंटर हैं, और हम अब एक्सपोर्ट यूरोप में भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, और मिडल ईस्ट और अफ्रीका में भी कर रहे हैं। ये बहुत चैलेंजिंग नहीं है, या फिर ऐसा कि जिसके घर से आप लेकर आए उसी को बेच रहे हैं? कितना मुश्किल, कितना आसान, देखिए और किस साहब, तरीके ये के ट्रिक आपने आजमाए इसमें? बिल्कुल, ये अमेरिका के लोगों ने ये काम सिखाया चाइना को। चाइना वो आज उनसे भी आगे निकल गया, और आज पूरा सप्लाई जो अमेरिका में है उसका शायद 70, 80, 90% ओ। चाइना से आता है। हम लोग उसमें से अभी शायद मुश्किल से 1% भी नहीं ओ। है। और कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से बनाए हुए पदार्थ हम्म। कम से कम 2, 4, 5, 10% तक तो लेके जाएं अगले 10 साल में। तो उसका एक हिस्सा ज़रूर लेंगे। आप की जो इंडस्ट्री है रिक्लाइनर्स, इसके तहत कुछ और सिस्टर कंसर्न या कुछ और स्प्रेड करने की कोशिश है आपकी मुल्क के अंदर की, जिससे कि ये जो परसेंटेज की आपने बात कही ये और डेवलप करे, न सिर्फ आप ही को लाभ हो, बल्कि जो आपका मिजाज है समाज की तरफ, सोशल वर्क की तरफ, और लोगों को सुकून देना या उनका भी डेवलपमेंट देखना, उस मिजाज के तहत मैं पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसी कोशिश है या कुछ आपके आने वाले वक्त में ऐसा कुछ सोचते हैं आप कि हाँ मैं इस तरह से स्प्रेड करूंगा कि लाभ के लिए नहीं लेकिन एक डेवलपमेंट के लिए माशरे में? दो चीज़ में जवाब दूंगा इसमें आपको। देखिए, एक होता है प्रोडक्ट का स्प्रेड, तो हम हम्म। लोग और नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने एक नया बेड भी बनाया, रिक्लाइनिंग बेड बोल दीजिए, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी भी लगा रहे हैं, सेंसर भी लगा रहे हैं, जिससे आपको मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स के फीचर भी मिलेंगे। दूसरा, इसी प्रोडक्ट के तहत हम लोग का एक फोकस है कि हम फीमेल वर्कर्स को किसी तरह इन्वॉल्व करें। और हमारी ये सोच है कि फीमेल्स अगर काम करेंगी, हमारी महिला वर्ग जो जी। है वो अगर काम करेंगी, कुछ कमाएंगी, तो एक तो उनके घर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, घर की आमदनी बढ़ेगी, हम्म। और उनको इंडिपेंडेंस मिलेगी। हम्म। तो आज हमारे, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारा जो गुजरात का मुंद्रा यूनिट है, उसमें करीब 60% लेबर जो हम्म। काम कर रही है हम्म। वो महिला है। जी। और हमारी एक प्रोडक्शन लाइन 100% महिला ही चला रही है। बहुत खूब। बहुत खूब। ये जो हमारा सपना था, ये हमको इसका डायरेक्शन हमारे वहाँ के एक लोकल एमएलए हैं, उन्होंने दिया। अच्छा। और उनकी भी इच्छा थी कि महिला वर्ग को हम किसी तरह प्रोत्साहित करें और काम पे लगाएं, और हम लोगों ने ये किया। हम्म। मुश्किलें आई थोड़ी बहुत, और पर हमने आज पूरी कुर्सी, आप इमेजिन करेंगे, जो कारपेंटरी का काम है, अपोस्ट्री का काम है, हम्म। 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 पैकिंग का काम है, हम्म। वो सारा काम फ्रॉम कटिंग से लेकर के हम्म। फ्रेम बनाना, जोड़ना, सिलाई करना, जी। सारा काम महिलाएं कर रही हैं। खूब हिंदुस्तान के अंदर नारे लगे महिला सशक्तिकरण के, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी दिए, सरकारों ने भी दिए, जी, माशरे में भी दिए गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पोस्टरों तक ही सीमित हैं, नारों तक ही सीमित हैं। और लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से हम महिलाओं के लिए करेंगे तो कहीं कुछ खामियां निकालते हैं, कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, लेकिन कहीं से कोई तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। जिस तरीके से आप कुछ कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट ही है। ठीक है, आज इतना करेंगे कल और करेंगे, पहले आप बेस तो कहीं ना कहीं से बना कर बिल्कुल देंगे। ठीक है। देखिए जी, कहीं ना कहीं हर हर प्रांत में, मैं कहूँगा हर पिन कोड में, अगर कोई एक यूनिट भी ये काम शुरू करेगा, हम्म। उससे क्या होता है, महिलाओं को भी कॉन्फिडेंस आता है, उनके घर में जो मर्द हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है, गांव को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। हम्म। हम लोगों ने जिस गांव से लोग लिए हैं, हमने उनके सरपंच के साथ भी बैठ के मीटिंग करी, हम्म। और बोला कि भाई देखिए, हम ये करना चाहते हैं, और आप जी। भी अपने कोई लोग रखिए, देखिए, और इससे प्रगति सबकी होगी। और उनसे हमने भी बहुत फ़ायदा उठाया है, हमको भी लाभ हुआ है, और हमने कम से कम 100 घरों को आज शायद लाभ पहुंचाया है। हमारी वजह से उनके यहाँ उन्नति हो रही है, और उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे फिलोसफर्स रहे हों हिंदुस्तान के, या फिर महात्मा गांधी से लेके अब तक जितने भी बेहतर पॉजिटिव हुक्मरान रहे, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि शहर और गांव का एक तालमेल होना चाहिए, और जी, गांव से कुछ शहरों को फीडिंग होती है, और शहरों से कुछ गांव को फीडिंग होनी चाहिए। तो एक है ना कि तालमेल की बहुत आवश्यकता है, और इस पर आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और साथ ही हमारा जो शो है हौसलों की उड़ान, इसकी टैगलाइन है वो यूँ है कि रुक सके न झुक सके जो, इस धरा से उस गगन को, मंजिलों को पा सके जो, गांव क्या ये शहर क्या है, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। तो सलाम करते हैं आपके हौसलों की उड़ान को भी, जिस तरीके से आप कोशिशें कर रहे हैं। और साथ ही एक पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया था ग्लोबल लेवल पर। जी। वो क्या माजरा था, क्या फीलिंग थी, किस तरीके से चीज़ें हुई, और कैसा लगा आपको जब आपके काम को कोई रिकग्नाइज करता है? देखो जी, हम लोगों ने हमेशा कस्टमर की सुनी, और पता किया कि उनको किस चीज़ की, किस सलूशन की ज़रूरत है, और फोकस किया कि हम वो सलूशन बना के कस्टमर को दें। तो हमारा काम सलूशन ओरिएंटेड प्रोडक्शन रहा है हम्म। हमेशा।
और सोल्यूशन आप बनाते रहेंगे, कस्टमर का उसका दर्द समझ के उसको दर्द को साफ कर सकेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स की हमेशा उन्नति होगी। हम्म, इसी सोच के बेसिस पे, इस इनोवेशन के बेसिस पे हमको कई पुरस्कार मिले हैं, और पुरस्कार से हमारे को और क्या कहना चाहिए, मोटिवेशन होती है कि हम और इनोवेशन करें और नई चीज़ें बनाएं। अच्छा, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है कि अक्सर कहते हैं कि लोग बड़ी बड़ी काम करते हैं ज़िंदगी के अंदर। किसी को पद्मश्री मिलता है, किसी को पद्म भूषण, किसी को पद्म विभूषण, भारत रत्न तक बात जाती है। जी लेकिन कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं कि जो दिखते नहीं हैं, सिर्फ हम महसूस करते हैं। किसी ने आपकी तारीफ की, किसी किसी के साथ आप जज्बात से जुड़े, जी। किसी के लिए कुछ किया आपने, और जो फीलिंग होती है, तो वो पुरस्कार, किस पुरस्कार को आप ज़्यादा अहमियत देंगे ज़िंदगी के पटल पर? देखिए, मैं तो सर सबसे बड़ा पुरस्कार अपने आप के लिए समझता हूँ कि जो हमारी टीम है, जो हमारे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, वो जब हमसे बोलते हैं कि सर हमें बड़ी खुशी होती है यहाँ काम करके, और एक ऐसा प्रोडक्ट बना के, जो कि आज हमारा प्रोडक्ट आप समझिए भारत के जितने बिलियनियर हैं उनके घरों में भी है, फिल्म एक्टर्स के घरों में है, अच्छे अच्छे घरों में है, तो उनको बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया और वो एक ऐसे शख्स के घर गया। बिल्कुल। तो वो जो प्राइड है, उस उनके प्राइड में आप कह लीजिए मेरी खुशी होती है। आपने ज़िक्र किया आपकी टीम, आपके वर्कर्स, और अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप किसी छोटी दुकान पर जाएँगे, छोटे बिज़नेस में देंगे, तो अक्सर जो मालिक होता है वो बड़ा ही सख्त व्यवहार रखता है अपने नीचे वाले वर्कर्स के साथ, अपने अधीनस्थों के साथ। लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप जज़्बात से जुड़ेंगे अपनी टीम के साथ, तो शायद एक लंबी पारी खेलेंगे, और जितना आप डेवलपमेंट अपना चाहते हैं, उतना ही डेवलपमेंट अगर जज्बाती तौर पर अपनी टीम का, अपने वर्कर्स का, अपने साथियों का चाहेंगे, तो ये शायद ये एक बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। देखिए, मैं लीडरशिप की एंटरप्रेन्योरशिप, बात कर रहा हूँ। हाँ, लीडरशिप के अंदर देखिए, हम तो इस हमारी सोच तो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, हमें हम कौन सी गाड़ी चला रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी टीम क्या गाड़ी चला रही है उससे हमें ज़्यादा गर्व होता है। हम्म, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि भाई आज हमारे वर्कर के घर में मोटरसाइकिल आई, वॉशिंग मशीन लगाई उसने, हम्म, या एसी लगाया, या कोई भी अप्लायंस लगाता है, या कोई भी आगे बढ़ता है, या उसके बच्चों की पढ़ाई आगे हो रही है हम्म। और वो उन्नति पा रहा है, उससे हमें जो खुशी मिलती है उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। किस तरह से अपने बिजनेस में इस चीज़ को आप डीपली अप्लाई करते हैं? अगर कोई एग्जांपल देकर बता सकें कि किसी वर्कर के साथ कोई अगर घटना हुई, या आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया, या कहीं किसी से कोई बहुत बड़ी गलती हुई, उसको आपने माफ़ किया और कैरी ऑन किया चीज़ों को। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हादसे हुए हैं, पर ख़ास तौर पे ये बोलूँगा, देखिए हम लोग मेडिकल केयर में काफ़ी ध्यान रखते हैं अपने वर्कर्स का। हम्म, हम लोग की फैक्ट्री रुड़की में है और उसके पास एक बहुत बड़ा अस्पताल है, हिमालयन इंस्टीट्यूट के नाम से। जी जी। तो हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमारे जो कारीगर लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके हम्म, परिवार सहित पूरी इंश्योरेंस करा के और उनको फुल मेडिकल केयर हम दे सकें, और हमने कई बार कई लोगों की इसमें मदद करी है। ओके। और साथ ही मदद का ये तरीका, उसके अलावा अगर जो नौजवान पीढ़ी है हिंदुस्तान की, नीरज बंसल जहाँ पहुँच चुके, हर तरीके से नीरज बंसल की व्यक्तित्व को हम देखें, पर्सनालिटी को देखें, वो एक जज्बाती हैं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक लीडरशिप के अंदर हैं। जो नौजवान पीढ़ी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की नौजवान जी। पीढ़ी है, इसको कैसे संभाला जाए, और कैसे इनके जहन में ये बात पैदा की जाए कि अगर आप बिजनेसेस में आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर नौजवान नौजवानी के शुरुआती दिन में एक सस्ती बात सोचता है कि वो जल्दी से कोई सरकारी नौकरी मिल जाए और एक आराम पसंद ज़िंदगी जो आपकी चेयर है उस पर बैठकर वो गुजार ले। तो इस पर रोशनी डालें ज़रा अपने तजुर्बे को पूरा एक्सप्लेन करते हुए। देखिए, मैं तो नौजवानों को ये कहूँगा कि साहब, आप एक सपना देखिए सबसे पहले, और फिर उस सपने को पाने का रास्ता ढूंढिए, हम्म, और उस रास्ते पे टिके रहिए। मुश्किलें बहुत आएंगी, तूफान बहुत आएंगे, हम्म, जैसा मैंने बोला कई बार आप गिरेंगे, गिरिए फिर खड़े होइए, पर सपने को मत छोड़िए। हम्म, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और भारत की जो बाइंग पावर है वो बहुत बहुत बड़ी है, और आगे चल कर के हम विश्व के नंबर 2 या नंबर 3 स्थान पे आ जाएंगे। इन बाइंग पावर हम ऑलरेडी नंबर 3 पे हैं, हम्म, और मेरे ख्याल से भाई 2032 या 35 तक हम नंबर 2 पे आ जाएंगे। हम्म, वो जो बाइंग पावर है उसमें
इतने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ज़रूरत रहेगी कि मैं नौजवान युग को बोलूँगा कि भाई आप सपना देखिए और बढ़ते रहिए। जी। सपने को मत छोड़िए, मेहनत को मत छोड़िए। कहीं भी कोई तूफान आएगा उससे डरिए मत, उसको पार करिए। सुबह उठ के फिर अपना इंजन में 220 वोल्ट लगाइए और आगे बढ़िए। इसी तर्ज पर एक बड़े ही मशहूर शायर की कुछ पंक्तियां हैं, वो यूं कि मिटा दे अपनी हस्ती को कर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और जो मेहनत मशक्क़त आपने की, और कहते हैं ना कि इंसान की जो जर्नी होती है, वो उसके चेहरे पर, उसके व्यक्तित्व में, उसके ऑरा में नज़र आती है। और ये शेर मैंने आप ही के इसी बात को इज्जत देने के लिए कोट किया। और मुझे लगता है कि जो आपने मकाम हासिल किया अपनी मेहनत से, मशक्क़त से, हौसले से, हौसला अफजाई से, लीडरशिप से, लोगों के सहयोग से, इसी पर आते हैं कि लोगों का सहयोग, किस किस व्यक्ति का सहयोग आपको इस पूरे सफ़र के अंदर ऐसा मिला जो आपको हमेशा ताउम्र और आखिरी सांस तक याद रहेगा? देखिए, हमारे को सपोर्ट तो इस जर्नी में बहुत लोगों का रहा साहब। सबसे बड़ा सपोर्ट मैं फिर बोलूँगा कि हमारे सबसे जो लास्ट लेवल पे जो लेबर है, सबसे बड़ा सपोर्ट उनका है। पसीना तो उन्हीं का बहा, मेहनत उनकी लगी। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उनका बहुत बड़ा रोल था, बहुत सपोर्ट रहा। और तीसरा मैं कहूँगा मेरे परिवार का, जिन्होंने मुझे मेहनत करने के लिए अलाउ किया। तकलीफ़ें बहुत सही आज भी हैं, क्योंकि आप अगर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप सब कुछ, जिसको हम बैलेंस लाइफ बोलते हैं, वो नहीं जी सकते आप। इतना आसान नहीं है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। कोई कुछ नाम ऐसे जो आप बताना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मसले हुए होंगे जब कोई आपके साथ स्टैंड लेकर खड़ा हुआ होगा, और बिजनेस में कुछ फेलियर्स हुए होंगे, जब हौसले की उड़ान आपको मिली होगी, और कोई बिजनेसमैन इस तरह का जिसने आपको इस पूरी जर्नी के अंदर सपोर्ट किया हो। देखिए, मैं कोई नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि जिसका नहीं लूँगा वो मेरे से बुरा मान जाएगा। इसलिए मैं बेटर है कि मैं बोलूँगा कि हमारे यहाँ पूरा जो मेहनत का काम है वो टीम वर्क से है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे सप्लायर्स ने हमारा बहुत साथ दिया। हम लोग कई मुश्किलों से निकले, और कई बार हमारे कस्टमर्स ने भी हेल्प किया, सप्लायर्स ने भी हेल्प किया, और हमारी टीम ने तो 100% कंट्रीब्यूट किया ही किया है। और कभी भी हम ज़िंदगी में कोई ख्वाब देखते हैं, कोई अपना टारगेट सेट करते हैं, कोई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कोई तरीका आजमाते हैं, कहीं ना कहीं से हम रिसीव ज़रूर करते हैं कि हाँ, मुझे इसके जैसा बनना है, ही इज़ अ वेरी नाइस, या मुझे इस रास्ते पर जाना है। तो कोई आपका शुरू से ड्रीम, या फिर ड्रीम फिगर, कोई ड्रीम पर्सनैलिटी कि हाँ, मुझे इस व्यक्ति के जैसा बनना है? देखिए, मैं तो इसमें 2-3 अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग लोग को नाम लूँगा। एक मैं लूँगा टाटा हाउस का, रतन टाटा जी का, जिसमें एक इंटेग्रिटी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जो कि मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। और मेरे ख्याल से इंटेग्रिटी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज किसी भी बिजनेस में और बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने के लिए। सेकंड फैक्टर मैं लूँगा एक मिस्टर इलॉन मस्क का, जो कि स्केल का सोचते हैं कि किस चीज़ को बड़ा सोचने का क्या तरीका है, विजन को बड़ा कैसे करना है। तो दैट इज़ Could you explain it please a bit for the viewers, like किसी विजन को आप एक तो विजनरी होते हैं, फिर उस विजन को और बड़े स्केल पर किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, हम लोग को जो सोच है वो पहले थी गांव लेवल पे, फिर आ गई शहर लेवल पे, फिर आ गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आती है स्टेट लेवल पे, फिर आती है नेशनल लेवल पे, फिर आती है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर आती है धरती के बाहर। तो आज अगर आप मस्त साहब को देखेंगे तो उनके जो बिजनेसेस हैं वो इतने फ्यूचरिस्टिक हैं, और उनका जो विजन है उसको स्केल देने के लिए वो सोच चाहिए। आज उस सोच के लिए आपके पास वो फर्टाइल ब्रेन होना चाहिए, जिससे कि आप उस सोच तक जा सकें। तो सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि टुडे दी अपॉर्चुनिटी स्पेस इज सो बिग कि अगर आप सोच बनाएंगे तो सोच को कहीं भी ले जा सकते हैं। आज वो वक्त है, टेक्नोलॉजी है, वो बाइंग पावर है, वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करने की शक्ति, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए जो सिस्टम्स चाहिए, वो सब आज पॉसिबल है। जैसे आपका ही शो चल रहा है आज, ये दी शोज कैन बी ग्लोबल, दी शोज कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट इज़ एक्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू भी है, और वैसे भी बहुत
शोहरत है इस शो की, ख़ास करके मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की हम बात करें तो उस तरफ बड़ी इज्जत के साथ हौसलों की उड़ान को देखा जाता है, बड़ी तारीफ़ें आती हैं। और शो की शुरुआत में भी मैंने ये बात कही थी। और शो के दरमियान भी बता देते हैं कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हौसलों की उड़ान को देखना चाहें, डीडी उर्दू को देखना चाहें, तो वहाँ पर भी उपलब्ध हैं। और जो बात हो रही थी आपसे विजन की जी और बड़े विजन की, जी जो नौजवान पीढ़ी है, एक किलर इंस्टिंक्ट की बात होती है। बेशक सब कुछ उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, मनी पावर है, सब कुछ होने के बाद भी बहुत लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। वो एक किलर स्ट्रिंग, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, वो कैसे डेवलप होता है, या फिर ये खुद ब खुद एक खुदा की दी हुई नेमत होती है? उस पर आप रोशनी। देखिए, इसके लिए तीन चीज़ जैसे आपने ऑलरेडी कवर किया है इसको। एक वो पहला वर्ड है मैनिफेस्टेशन। हम्म, मैनिफेस्टेशन आती है सोच से। सोच और विजन को मैं कंबाइन करूंगा, तो सबसे पहला स्टेप है विजन। हम्म, सेकंड स्टेप है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच उस विजन को पाने के लिए। और थर्ड स्टेप है उस पर एग्जीक्यूशन प्लान करना। ये तीन चीज़ें मैं बोलूँगा, द थ्री स्टेप्स टू मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल। तो सबसे पहला वैसे मैंने बोला विजन हम्म, कंबाइंड विद मैनिफेस्टेशन। हम्म, नंबर दो है उसके प्रोसेस या स्टेप्स हम्म, उसको पाने के लिए। हम्म, और थर्ड है हम्म, उसका एग्जीक्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जी, सोच सकते हैं, हम्म, प्लान कर सकते हैं, पर जी, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करा तो हम्म। कहाँ पहुँचेंगे? तो इसलिए तीनों चीज़ की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है एक चौथी चीज़ भी है। और हर एक कामयाब शख्स के पीछे, मर्द के पीछे इनफैक्ट कहूँ तो यूँ कहा जाता है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ ज़रूर होता है। वो चाहे माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में वो औरत कौन है? मेरी ज़िंदगी में वो रोल या पार्शली शुरू के दिनों में मैं बोलूँगा मेरी माँ का है। हम्म, और आज के दिनों में मैं बोलूँगा कि मेरी धर्मपत्नी का हम्म, हम्म, है। आई ओ अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू देम फॉर देयर सपोर्ट एंड मेरे साथ। What about daughters? Do you have? आई हैव अ डॉटर बट शी इज़ येट टू जॉइन। शी जस्ट ग्रेजुएटेड, तो हम्म, वो 2 हफ्ते में आ रही है वापस अमेरिका से। और होपफुली अच्छा, वहाँ से उसका कुर्सी सपोर्ट। लेकर आया सर और बेटी को भेज दिया आपने? उसको भी प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनाया है अच्छा, हमने, वंडरफुल। फर्नीचर का ही प्रोडक्ट डिज़ाइनर है। हाँ, और देखते हैं वो हमारे साथ काम करेगी या कहीं और काम करेगी। और अपनी नॉलेज जो लाई है पूरी दुनिया की उसको कैसे प्रोडक्ट्स में डालेगी और आपके आगे बढ़ेगी। साहबजादे भी हैं आपके बेटे? हमारे साहबजादे भी हमारे साथ हैं, उनका जी। नाम विराज है। और वो अभी ये ऑनलाइन स्पेस के अंदर ये नई दुनिया है, जैसे हम्म, मैंने हम्म, आपको बोला। हम्म, हम्म, उसके लिए नए खून और नए जेन जी की ज़रूरत है। जी, जी, जी। तो हम उनको बोला कि भाई आप ये वाला सेगमेंट आप लोग हाँ, बढ़ाइए आगे। जी। और वो उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। अच्छा, बेटी के नाम का आपने ज़िक्र नहीं किया, नाम का ज़रूर ज़िक्र कर दें। रिधिमा। रिधिमा। रिधिमा बंसल इज़ माय डॉटर एंड रिचा बंसल इज़ माय वाइफ। जी, बहुत खूब। बहुत मुबारकबाद पूरी फैमिली को इस अब तक के सफ़र के लिए। और जो बंसल साहब हैं आज हौसलों की उड़ान में तशरीफ़ लेकर आए हैं, यहाँ तक पहुँचे, तो पूरी जर्नी के लिए पूरे परिवार को बहुत मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं लेकर आ रहा था कि ख़ानदान की एक विरासत होती है, जैसे कि आपने खड़ा किया एक बिज़नेस, अब वो 100 करोड़ के ऊपर ऊपर की प्रॉपर्टी है। फिर ये ट्रांसफ़र्स होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और अक्सर ये देखा गया है कि एक जनरेशन के बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसको काफ़ी अच्छा एन्जॉय भी करती है और थोड़ा अपलिफ्ट भी होता है बिज़नेस। जी। लेकिन उसके बाद थर्ड जनरेशन आती है, इन जनरल बात कर रहा हूँ, जब थर्ड जनरेशन आती है तो शायद वो डिक्लाइन पर चली जाती है। तो इस पूरे फ़लसफ़े को आप ज़रा बताएँ, क्योंकि आपका खुद का तजुर्बा और ऐसी बातें आपने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी कि 2 जनरेशन्स एक बिल्डअप करती है, एक एन्जॉय करती है, तीसरा डिक्लाइन करती है। देखिए, ये सारा गेम, ये जो सारी थिंकिंग है ये चलती है वैल्यू सिस्टम से। हम जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें क्या वैल्यूज़ दी, उसमें मैं अपने पिताजी का और अपनी माताजी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिकॉज मैं जो आज हूँ उसमें बहुत सारी सीख मेरे हुँ, पिताजी से हुँ, मिली। हुँ, और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो वैल्यू सिस्टम हमको मिला, हमने भी उससे बढ़ के आगे आए और वही वैल्यू सिस्टम हमने अपने बच्चों को दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे अपने बच्चों में सेम वैल्यू सिस्टम, हुँ, इंटेग्रिटी का वैल्यू सिस्टम, मेहनत का वैल्यू सिस्टम आगे डालेंगे। प्रॉब्लम आती है जब ये वैल्यू सिस्टम टूट जाता है। अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू सिस्टम नहीं होगा हुँ, तो वो सिस्टम टूट जाएगा और फिर वो थर्ड जनरेशन जो आपने बोला जी, वो उसको
ख़त्म कर देती है। हम्म। वो तभी होता है जब वैल्यू सिस्टम टूट जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था इस तरह की लीगेसी थी बिजनेसेस की, और उनकी तकरीबन 11वीं या 12वीं पीढ़ी थी, लेकिन बाकायदा बिजनेस उसी तरीके से ग्रो कर रहा था। और उन्होंने एक ट्रिक आजमाई थी उसके अंदर कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती थी तो उनको वो बहुत सारी सहूलियतें देने के बजाय एक आम जन की ज़िंदगी से गुजारते थे। और जब वो बिजनेसेस के अंदर आते थे तो शुरुआत उनकी जब होती थी तो उनको सैलरी बेस्ड सिस्टम पर रखा जाता था, जिससे कि वो धीरे धीरे उस मजबूती पर आते थे, और जब वो परिपक्व हो जाते थे तब उनके हाथ में चीज़ें हैंड ओवर की जाती रहीं। तो ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है। बिल्कुल सही तरीका है साहब, इसी को वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। कि आज की तारीख में क्या है कि अगर आप नई जनरेशन को पहले ही बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया दफ्तर हम्म। दे देंगे तो वो भागेगा क्यों? तो उसको वो सीख दीजिए और उसको लिमिटेड रिसोर्सेज दीजिए ताकि वो खुद आपके बनाए हुए बड़े एम्पायर को और आगे बढ़ा सके। दैट्स वो सीख तभी आ पाएगी जब उसको आप फुल फैसिलिटी नहीं देंगे। हम्म। लेट हिम, उसको वो फैसिलिटी तब मिले जब वो उसके काबिल हो जाए। लेट हिम फेस द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। देखिए, जब तक आप वो सोने को तपाएंगे नहीं। तपाएंगे नहीं तब तक वो निकल के कैसे आएगा? वो कहते हैं वो तब कर ही कुंदन बनता करेक्ट। देखिए, आप शायरी तो मुझे इतनी नहीं आती पर आप उसमें है। हेल्प कर सकते हैं मुझे। नहीं, आप बहुत ज़बरदस्त हेल्प कर रहे हैं हिंदुस्तान की, जिस जिस कदर आपकी इकॉनमी है। अच्छा, एक बिजनेसमैन को सरकारें भी, माशरा भी बड़ी इज्जत की नज़र से देखता है, जी और नौकरी करने वाले को एक अलग नज़र से देखते हैं। जी। आपका क्योंकि बात तो खुली हुई है पूरे ज़माने में कि कितनी वर्थ की आपकी इंडस्ट्री है, और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आप सरकार की तरफ, और बीइंग ए टैक्स पे, और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आप सोशल सेक्टर में देखिए हम लोग विदाउट बीइंग टैक्स। देखिए हम लोग को एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद कानूनन 2% CSR करना होता है। वो तो हम कर ही रहे हैं। और जो दूसरा साइड में हम लोग जो विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, दिस इज़ वेयर वी आर कंट्रीब्यूटिंग। हम एक तीसरा अभियान अब अपने रुड़की एरिया में शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम वर्कर्स की वाइफ्स को एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जा रहे हैं ताकि वो अपने लिए कुछ बना के कुछ आगे बेच के कमा सकें। उसके लिए हम उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट करेंगे। ठीक है। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। ताकि घूम फिर के हम लोग का फोकस, हम लोग एक एक चैप्टर ऑफ फोकस पकड़ा है विच इज़ विमेन एम्पावरमेंट। तो हम चाहते हैं हम उसी फोकस के ऊपर आगे बढ़ते रहें। बहुत खूब। अच्छा, और भी बिजनेसमैन, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बिजनेसमैन गलत तरीके से भी सोचता है, लेकिन जो CSR का आपने जिक्र किया, जी अक्सर बिजनेसमैन इस तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि वो पैसा घूम फिर कर उनकी तरफ ही वापस आता है किसी न किसी और रूप के अंदर। तो इस पर आप रोशनी डालें, क्या इस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और करती हैं तो मॉरली उनको क्या करना चाहिए? और 2% की तो बात है, आप कंट्रीब्यूट कर भी सकते हैं। देखिए, 2% तो सरकार का कानून है, हम्म। पर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। घूम फिर के इंटेग्रिटी और सोच की कहानी आती है कि देखिए, जो बिजनेसमैन की सोच है कि मैं ऐसे दे के घुमा के वापस ले लूँ, वो एक सोच गलत है। और अगर आप सोसाइटी से कुछ लेके आए ले रहे हैं, कुछ काबिलियत की वजह से आपको मिल रहा है, आपको उसको वापस भी देना चाहिए। ठीक है। हमारा तो ये मानना है कि आप जितना देंगे, और ये वापस कॉस्मिक साइंस पे आ जाता है कि आप कुछ अच्छा करोगे जी। तो शायद आपसे सृष्टि आपको अच्छा करके कुछ वापस देगी। तो मैं तो सबको बोलूँगा कि साहब आप 100% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाएं और सोसाइटी के लिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए। उससे सबकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, आगे बढ़ेंगे, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा जी। और देश का भला होगा। यू आर 57 नाउ, रनिंग 57। या और आपकी जो इंडस्ट्री है वो अगले अगस्त के महीने में, पॉसिबली 20 अगस्त, 20 अगस्त 20 अगस्त को 30 साल पूरे करेगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। कोई खालिस कमी आपके जहन में कि हाँ, नीरज बंसल ने ये हासिल नहीं किया, ये और इस जर्नी में हासिल हो जाना चाहिए था, इसके बाद मैं ये हासिल करूंगा, कोई जिद जैसे होती है ना कि हाँ ये जिद है, ये चीज़ मुझे और चाहिए लाइफ के अंदर। हमारा एक टारगेट बढ़ता रहा और हमारा अब टारगेट है कि हम अपने 30वें साल में 10 लाख कुर्सी इंस्टॉल कर दें। हम अभी उसमें कोई 7-7.5 लाख पे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने 30वें साल की एनिवर्सरी में इसको 10 लाख का नंबर अचीव कर लें। इससे
ये 10 लाख का मतलब सिर्फ 10 लाख कुर्सी ही नहीं है, इसके हम्म। पीछे आप समझ लीजिए 400 लोग की मेहनत है, हम्म। 400 लोग की लेबर है, और इसका पीछे डीलर नेटवर्क है, उसके पीछे बहुत मतलब 10 लाख से बहुत कुछ जी जी जी। चलता है। बिल्कुल। 10 लाख से बहुत कुछ चलता है। ये हम अपने शो के आखिरी वक्त में हैं, और ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये आपने बताया कि ये आपकी ज़िद एक तरीके से है कि इतना पॉजिटिवली आप अचीव और करना चाहते हैं। जी। साथ ही कोई ऐसी बिजली आपके इस पूरे दरमिया, इस जर्नी के दरमिया गिरी हो कि बंसल जी को लगा हो कि अब तो कहानी ख़त्म हुई, और फिर वहाँ से आपने कम बैक किया और फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी? कई बार हुए ऐसे हादसे। एक साल मुझे याद है कि दिवाली की रात हमारी एक फैक्ट्री में आग लगी और सब कुछ ख़त्म हो गया था। हम्म। हम घर आए वापस तो हमारे पूरा परिवार का चेहरा डाउन था। हम्म। और हमारे यहाँ एक पंडित आए और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली, और बोले कि आपने दिवाली की रात लक्ष्मी जी का इतना बड़ा क्या कहते हैं हवन किया है कि आप यहाँ से देखिएगा बहुत आगे बढ़ेंगे। सोच के अच्छा भी लगा, और एक उम्मीद की किरण आई। दिस इज़ अ व्यू पॉइंट हाउ यू लुक एट थिंग्स। दिस इज़ अ व्यू पॉइंट हाउ यू लुक एट थिंग्स। हम्म। मतलब आप देखिए कि सबका चेहरा डाउन था, और एक आदमी के एक इस स्टेटमेंट से एक न्यू रे ऑफ होप दिखा, एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिखी, एक ट्रू। न्यू सोच आई। तो ऐसे मैं जैसे बोलता हूँ कि सब कुछ सोच है, नज़रिया बदलिए नज़ारा बदल जी। जाएगा। कितना फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, फलक को अगर जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने एक बिजली बिजली गिरी आपके, आग लगी, लेकिन आपने आग को लक्ष्मी समझा, क्या। और लक्ष्मी ने फिर पे बैक किया, जी। एंड यू बाउंस बैक वेल, एंड क्या। सस्टेन्ड एज वेल। हमारे पास सेकंड हादसा हुआ हमारा कोविड में, कि हम लोग का बहुत बड़ा काम था सिनेमा हॉल्स का, और सिनेमा हॉल सबसे पहले बंद हुए कोविड हम्म। में, हम्म। और सबसे बाद में खुले, करीब करीब 2 साल वो लोग बंद रहे। तो हम लोग का काम जो था काफ़ी हिट हुआ। जी। और इस समय बैंकों ने, सप्लायर्स ने हमारी बहुत मदद करी। हमने किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया, क्योंकि हमने कहा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम ये नहीं करना सही नहीं होगा इस वक्त। उसको सस्टेन किया, उसकी वजह से हमको बहुत सारे लॉसेस भी हुए, जी। पर ऊपर वाला देख रहा है। उसने आगे आके हमको अपॉर्चुनिटी भी बदली, नई अपॉर्चुनिटीज़ दी, और हम उसके ऊपर अब आगे आज उस लेवल से हम 2 या 3 गुना और आगे बढ़ चुके हैं। नौजवान पीढ़ी को इसी तर्ज पर आप एक मशवरा दीजिए कि हम्म। कई बार होता है लोग कोई नुकसान कर बैठते हैं, और नुकसान के बाद फिर वो उसी नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में साइकिल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और अपना बहुत कीमती वक्त उस ट्रैप को, उनको लगता है कि यहाँ से मैं चीज़ें ठीक कर लूँगा। तो क्या उनको उसी पे फोकस करना चाहिए, या फिर उस प्रॉब्लम को एक तरफ छोड़कर नई रास्ते पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ये अक्सर बहुत देखा गया है। आपको जिस चीज़ की वजह से नुकसान हुआ है, हम्म। उसको आपको एक, हम बोलते हैं उसको डीप रूट एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए। जी जी। वो रूट कॉज एनालिसिस करके सबसे पहले एक सिस्टम बनाइए कि वो गलती दोबारा ना हो। और सेकेंड इज़ की गलती से ना घबराइए, गलतियां हमेशा होंगी। आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, हम्म। आप सब अच्छे चीज़ के लिए ही लेते हैं, हम्म। उसका नतीजा गलत हो सकता है। उससे सीखिए हम्म। और आगे चल के बेटर डिसीजन लेने का एक्सपीरियंस कमाइए। एक तो होती है किस्मत, किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे हमारी किस्मत कहें, कहते हैं ना कि आपको जहाँ पहुँचना था आप पहुँच ही जाते हैं। हम्म। आई नेवर विश्ड टू बिकम एन एंकर। I wanted to be a commentator, a sports commentator. But eventually I became the uh, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एंड यस। देन टीवी एंकर। सो ऐसी बिजनेस की बात होती है, किन बातों का ख्याल रखा जाए, किन लोगों से आप डील कर रहे हैं, क्या बिजनेस आप लेके जा रहे हैं, क्या मार्केट है, क्या कैपिटल है आपके पास? ये पूरी मैनिफेस्टेशन से हटकर बात हो रही है, पूरी रियल प्रैक्टिकलिटी पर, क्योंकि नौजवान पीढ़ी देख रही है और वो ये जानना चाहती है आपसे बहुत मजबूत एक संदेश कि किस तरह से वो अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपने आप को आपके जैसा देख सकते हैं, तो उनको किन चीज़ों की शुरुआत में ख्याल रखने की ज़रूरत है? 3 4 बातें बोलूँगा मैं। सबसे पहले बोलूँगा कि जी आप अपनी संगति में उन लोगों के साथ संगति बनाएं जो आपकी तरह सोचते हों, जो मोटिवेशनल हों, जो पॉजिटिव थिंकर हों। परफेक्ट। नेगेटिविटी वाले थिंकिंग के लोगों से दूर हट जाइए। ऐसे बहुत लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, मैं कोई ये नहीं बोलूँगा कौन सही है कौन गलत है, बट आप
के पास हक है सिलेक्ट करने का कि आप किस सोसाइटी के अंदर, किस पीयर ग्रुप के साथ आप अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, वो आप पॉजिटिव माइंडेड, फोकस्ड, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ करिए। सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा, रीड करिए, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट सुनिए, बुक्स पढ़िए विच गिव यू मोटिवेशन, वो जो आपकी सोच को और स्ट्रॉन्ग बनाए, जो आपकी सोच को फॉरवर्ड थिंकिंग एरियाज में लेके जाएं। और थर्ड चीज़ मैं बोलूँगा, अपने गोल से कभी मत हटिए। बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत रास्ते आपके चेंज होंगे, बट डोंट लूज योर गोल, कीप योर फोकस ऑन योर गोल। एक ईगल होता है या बाघ बोलते हैं शायद, उसको एक आंख से अपने टारगेट को हमेशा देखता रहता है, दूसरी आंख से दुनिया को देखता है। अच्छा। तो पेड़ पे बैठा होता है, उसकी एक आंख टारगेट पे होती है और एक आंख दुनिया देखती है। सिमिलरली एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड हैव वन आई फोकस्ड ऑन योर गोल एंड द सेकंड आई कैन लुक एट द होल वर्ल्ड, कि हाउ मुझे किस तरह से अपने आप को सस्टेन करना है, राइट। और इसी पर मतलब ख़त्म तो होने पे आ गया, शो तो ख़त्म होने आ गया, लेकिन बात इतनी है कि होती चली आ रही हैं। जो आपने पॉडकास्ट का जिक्र कर दिया, और मैंने देखा कि बड़ा लिखते भी हैं आप और बड़े पॉडकास्ट भी करते हैं, क्योंकि ज़रूरत तो है नहीं नीरज बंसल को किसी ख्याति को प्राप्त करने की, कुछ उनको महिमा मंडन हो, उनका कुछ ख्याति मिले, लेकिन फिर भी आप, ये भी एक आपका तरीका है कि अपनी आप नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं, और ये भी दया धर्म के उसमें आती है कि आप कहते हैं ना, सदका किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, हमने ये सीखा है कि हर आदमी से आप मिलते हैं तो वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो आपकी एनर्जी सक कर लेंगे या आपको एनर्जी देंगे। करेक्ट। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जब किसी से मिलें तो हम उसको कुछ एनर्जी दे पाएँ, ताकि वो उससे और चार्ज हो। जैसे मैंने बोला कि स्टे अराउंड पॉजिटिव थिंकिंग पीपल, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, और आप जितना एनर्जी आपको मिलेगी उतना आप और शाइन कर सकेंगे। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, खूब चाहने वाले हैं आपके, और आज शायद और भी लोगों का शुमार हो जाएगा इस शो को देखने के बाद। एक राजेश जी का भी जिक्र करने, बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, और आपका बड़ा जिक्र करते हैं यदा कदा कि भाई इस तरह के व्यक्ति हैं, इस तरह के व्यक्ति हैं। आपने परिवार का जिक्र किया, शायद वो भी आपके परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल, राजेश जी हमारे मार्केटिंग के सीनियर स्पेशलिस्ट हैं और हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं, और उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। जी, एक माशरे के लिए, नौजवानों के लिए आपकी तरफ से एक लाइन में कोई ऐसी बात, चलते चलते कोई मैसेज, कोई बात नीरज बंसल की तरफ से हौसलों की उड़ान के जरिए। एक ही बात कहूँगा कि जो मैंने कहावत पहले शेर सुनाया था, वही दोबारा बोलूँगा कि निकते बहारे बहारी से ना घबरा ए उकाब, ये तो आती है तेरे को और ऊंचा उड़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान में तशरीफ लाने के लिए नीरज बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। दोस्तों, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में बस इतना ही, लेकिन अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात। लेकिन चलते हुए आपको फिर से याद दिला दें कि आप हौसलों की उड़ान को और डीडी उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आप चाहें तो हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। तो फिर होगी मुलाकात अगले शुमारे में, तब तक रखें अपना खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान में